सकते हैं। मित्रों, अभी जो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें हमने देखा है कि किस प्रचंड तरीके से देश की जनता ने, इन राज्यों की जनता ने मोदी की गारंटी पर फिर से एक बार मुहर लगाई है। In the recently concluded assembly elections, friends, we have seen the manner in which the people of India have once again given a thumping endorsement to Modi ki guarantee. What is this Modi ki guarantee? मोदी की गारंटी मतलब विकसित भारत की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब सुशासन की नीति। मोदी की गारंटी मतलब सरकार की टाइम बाउंड डिलीवरी। मोदी की गारंटी मतलब सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण पर डिलीवरी। मोदी की गारंटी मतलब ईज ऑफ लिविंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक बढ़ोतरी। यह है मोदी की गारंटी। और इस मोदी की गारंटी में मूलतः अगर आप देखेंगे तो देश को आगे ले जाने के लिए, देश की जनता के लिए एक क्लियर कट मिशन और विजन है। देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें और 5वें से 3रे स्थान पर ले जाना है। किस प्रकार से 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, किस प्रकार से 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनाने हैं, किस प्रकार से 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की योजना से गैस सिलेंडर पहुंचाना है। क्लियर कट मिशन और विजन अंडरलाइंस व्हाट इज मोदी की गारंटी। एक तरफ तो मोदी की गारंटी में मिशन और विजन, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें, जो लोग एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं, आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की मिशन और विजन है, और दूसरी तरफ गारंटी ऑफ कमीशन, गारंटी ऑफ करप्शन, गारंटी ऑफ डिवीजन, गारंटी ऑफ फैमिली रन डायनेस्टी प्रोफेशन, गारंटी ऑफ अपना अपना एम्बिशन एंड गारंटी ऑफ डिसरप्शन इवन इन पार्लियामेंट। ये दोनों विकल्पों के बीच में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, और देश की जनता ने जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में, मिशन और विजन वाली सरकार को मध्य प्रदेश में 18 वर्ष बाद भी रिपीट किया, और जो ये डिवीजन, कमीशन, करप्शन, एम्बिशन, डिसरप्शन वाले लोग हैं, जो एक हो जाते हैं, वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, ऐसे लोगों को डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मिशन और विजन को रिपीट करने का काम किया गया। और देश की जनता, भारत की विद्वान और बहुत ही विवेकशील जनता ने तो एंडोर्समेंट दे ही दिया था मोदी जी की इस गारंटी को, परंतु अब साथ साथ लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी मोदी की इस गारंटी पर अपनी मुहर बार बार लगाने का काम कर रही है। इट इज नॉट जस्ट द पीपल ऑफ इंडिया when they had a choice between mission and vision politics on one side, led by Modi ji's guarantee, opposed by those who come together only for corruption, commission, division, ambition and disruption. The people of India endorsed the politics of Modi ji, Modi ji's guarantee, Modi's vision and mission, and rejected all those who come only for commission and corruption. And after the people of India have given us this endorsement, it is now even international agencies, international bodies, and world acclaimed economists that are now giving a thumbs up and an endorsement to Modi की गारंटी। आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का
एक कंसल्टेशन रिपोर्ट आज सामने आया है। रिपोर्ट काफी विस्तृत है, इसीलिए मैं आपके सामने 7-8 इसके जो मेन कंक्लूजन्स है, कुछ निष्कर्ष है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंडोर्समेंट फॉर मोदी की गारंटी एंड मोदी जीज विजन एंड मिशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ये रिपोर्ट कहती है कि मजबूत व्यापक आर्थिक रणनीतियों के चलते 2023 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आज वो उभर कर आया है। इट अंडरस्कोर्स इंडिया स्टेटस of one of the fastest growing major economies in 2023, buoyed by the macroeconomic strategies undertaken by our very capable finance minister Nirmala Sitharaman ji under the leadership of Prime Minister Modi. आपको याद होगा 2014 में जब ये कमीशन, करप्शन, डिवीजन, एम्बिशन वाले लोग थे, तो 2014 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी, तब अर्थव्यवस्था फ्रैजाइल 5 की श्रेणी में थी। हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते थे लोग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, एजेंसीज में, कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था टिक पाएगी। डूम्सडे प्रेडिक्शंस आया करते थे, हर रोज हेडलाइन नेगेटिविटी और नकारात्मकता से भरी होती थी। और आज जब हेडलाइन आती है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो फ्रैजाइल 5 नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को फास्टेस्ट 5 के रूप में देखा जाता है। ये पिछले 9.5 वर्षों का मोदी की गारंटी का असर है। यही मोदी की गारंटी है जिस पर देश की जनता ने भी मुहर लगाई है और जिस पर आईएमएफ जैसी संस्थान भी आज मुहर लगा रही है। आईएमएफ की दूसरी कंक्लूजन रिपोर्ट की, द आईएमएफ लॉर्ड्स इंडिया एज अ स्टैंड आउट स्टार परफॉर्मर, एस्टिमेटिंग दैट इट विल कंट्रीब्यूट 16% टू ग्लोबल ग्रोथ। मित्रों, आईएमएफ की यह रिपोर्ट कहती है कि न केवल भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, परंतु पूरे विश्व में इसका असर इस प्रकार से पड़ेगा कि पूरी विश्व में जो ग्रोथ होगी उसमें 16% का योगदान भारत की ओर से होगा। मतलब इंडियाज ग्रोथ, भारत की जो ग्रोथ है वो केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व को संपन्न बनाने के लिए ये ग्रोथ है। इसका भी अंदेशा आज इस रिपोर्ट से दिखाई पड़ता है। कहां एक समय था कि दुनिया हमें ऐसी नजरों से देखा करती थी कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाएगी, और आज जब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत की ही वो अर्थव्यवस्था है, मोदी की ही वो गारंटी है जो केवल भारत को नहीं पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को इस प्रकार की अस्थिरता से उभारने का काम करेगा। तीसरा निष्कर्ष, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इन इंडिया हैज बीन रोबस्ट विद द एम्प्लॉयमेंट रेट्स नाउ एक्सीडिंग प्री पैंडेमिक लेवल्स। मित्रों, हमारे सामने एक ऐसी चुनौती आई कोविड पैंडेमिक के रूप में जो पूरी दुनिया में 100 वर्ष में हमने नहीं देखी थी, और इसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत ने इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भरता के तकाजे पे एक नहीं 2-2 वैक्सीन तैयार करते हुए अपने पूरे पॉपुलेशन को 200 करोड़ से अधिक टीके लगवाकर पूरी दुनिया में भी टीका भेजने का काम वैक्सीन मैत्री से करने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ने ऐसे कठिन कालखंड में भी जिस प्रकार से रिकवरी करने का काम किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये रोबस्ट है, और ये दिखाता है कि आज किस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुकी है। इसके आगे ये कंक्लूजन आता है आईएमएफ की इस रिपोर्ट से कि द इकोनॉमिक रिसर्जेंस पोस्ट पैंडेमिक इज पिवटल टू ग्लोबल ग्रोथ। और वो ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो 2023 में भारत के अंदर G20 की प्रेसिडेंसी आई, वो एक बहुत अहम सबूत है कि किस प्रकार से भारत पूरी दुनिया में नीतियों को बनाने के लिए, निर्धारित करने के लिए और देश और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम किरदार निभा रहा है। उसके बाद एक कंक्लूजन और भी आईएमएफ की इस रिपोर्ट से आता है कि किस प्रकार से
न केवल भारत की अर्थव्यवस्था रोबस्ट तरीके से बढ़ती जा रही है, परंतु जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो लगातार मॉडरेट होता जा रहा है और इन्फ्लेशन भी लगातार कंट्रोल में है। इस समय पर जब दुनिया में हम रनअवे इन्फ्लेशन देखते हैं, कहीं यूरोपियन देशों में, कहीं वेस्टर्न कंट्रीज और इकोनॉमीज में, जहां पर 30-40 वर्षों का सबसे अधिकतम इन्फ्लेशन रेट है, आज अगर भारत में इन्फ्लेशन की दर कंट्रोल्ड है तो ये किस प्रकार से आम आदमी को राहत दे रहा है, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और आपको याद होगा मित्रों कि जब हमारी यूपीए की सरकार थी, चलाने वाले तो अर्थशास्त्री थे, परंतु उस अर्थशास्त्री या मैं कहूं अनर्थशास्त्री सरकार के तहत एवरेज इन्फ्लेशन रेट 8.5% से ऊपर रहा करता था और 2012 के कालखंड के बाद लगातार इन्फ्लेशन रेट जो था वो डबल डिजिट में रहा, 10% के ऊपर रहा। आज 3 चुनौतियां होने के बावजूद, एक चुनौती कोविड की, एक चुनौती यूक्रेन रशिया क्राइसिस की, और अभी जो तीसरी चुनौती हम देख रहे हैं जिस प्रकार से इजराइल और हमास के बीच में ये स्थितियां बनी हुई है, इन तीनों कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इन तीनों स्थितियों के सप्लाई चेन को अफेक्ट करने के बावजूद, इन तीनों स्थितियों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभाव डालने के बावजूद भी यदि भारत का औसतम एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5.5% के आसपास रहता है या उससे कम रहता है, तो यह बताता है कि कौन अर्थशास्त्री है और कौन अनर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा महंगाई दर देने का काम किया। इसके बाद एक और कंक्लूजन जो इस रिपोर्ट से आती है, द फाइनेंशियल सेक्टर रिमेन्स स्टेबल एंड रेजिलिएंट, reflected in sustained growth in bank credit and low levels of non-performing assets and adequate capital and liquidity buffers। मित्रों, आपको याद होगा वो कालखंड जिसमें कि फोन और लोन करते हुए कितने लाखों करोड़ों के लोन ऐसे ऐसे लोगों को दे दिए गए जिन्होंने वो लोन कभी चुकाए ही नहीं, और वो लोन किसके कहने पर दिए जाते थे, वो क्यों दिए जाते थे, ये हम सब भली भांति जानते हैं। आज ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हुए हम ऐसी स्थिति में आए हैं जहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सबसे कम श्रेणी पे आ चुके हैं, और जो बैंकिंग सेक्टर है वो जिस प्रकार से रिवाइव करता जा रहा है, बैंकिंग क्रेडिट जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी अगर आप उठाकर देख लें तो आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी रिकॉर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स उसको नोट कर रही है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। मित्रों, ये कोई पहला एंडोर्समेंट नहीं है आईएमएफ का, ये कोई वन ऑफ एंडोर्समेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ वन ऑफ ब्लैक स्वॉन इवेंट की आज पहली बार ऐसी कोई प्रशंसा की जा रही है मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के मिशन और विजन की। लगातार हमने देखा है कि मोदीनॉमिक्स, ये मेरे शब्द नहीं है, ये अखबारों में और कई सारे विश्लेषकों ने ही इसको इस्तेमाल किया है। लगातार मोदीनॉमिक्स पर एक के बाद एक इस प्रकार की टिप्पणी, इस प्रकार की मुहर लगती जा रही है। मॉर्गन स्टैनली की वो रिपोर्ट भी मुझे याद है, उस पर भी हमने आपके सामने बात साझा की थी। S&P ग्लोबल रिपोर्ट भी हमें याद है, कोट अनकोट कहा जाता था उनके द्वारा, एवरीवन इज वॉचिंग इंडिया एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल डिसरप्शंस। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो मेरे कई सारे विपक्षी मित्र भी पढ़ते हैं, वो भी कहता है क्लियरेस्ट साइन ऑफ इंडियाज वेरी गुड ईयर, और उसके आगे वो ये भी कोट करता है, द कंट्रीज इकोनॉमी इज बूमिंग, its stock market is near at an all-time high and its population is on track to overtake China to become the largest in the world. India and US have signed many deals together even in semiconductor chips. इस प्रकार से आज विश्लेषण किया जाता है भारत की अर्थव्यवस्था का और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का। मित्रों, कुछ इंडिकेटर्स तो हमारे सामने डोमेस्टिकली ही उपलब्ध थे। आपने देखा होगा कि Q2 जो 2023-24 का Q2 है, उसमें जीडीपी की हमारी अर्थव्यवस्था ने 7.6% ग्रोथ रेट को दर्ज किया है।
ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के ग्रोथ रेट थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो लगभग 13.9% से Q2 FY 2023-24 में बढ़ी, और इसका सीधा मतलब यह है कि जो मेक इन इंडिया से लेकर PLI स्कीम्स शुरू किए गए थे, उसका असर किस प्रकार से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन में भी जो उछाल आया, तो वहां पर Q1 में जहां पर 7.9% ग्रोथ रेट थी, वही Q2 FY 24 का आते आते 13.3% से ग्रोथ रेट हुई। जीएसटी के कलेक्शन से भी आप वाकिफ होंगे कि प्रति महीने हमारे जीएसटी के कलेक्शंस पिछले महीने के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब होते हैं। अक्टूबर 2023 में 1,72,000 करोड़, ये सेकंड हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ, और ये 13% ज्यादा था अक्टूबर 2022 के मुकाबले। तो जिन लोगों ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था, आज उनको अवलोकन करना चाहिए कि किस प्रकार से जीएसटी में भी लगातार ऑन एवरेज 1.66 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के ऊपर की कलेक्शन लगातार प्रति महीने हो रही है। रोबस्ट कलेक्शंस केवल जीएसटी के माध्यम से नहीं, बल्कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 9 नवंबर 2023 को 10,60,000 करोड़ के कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से हुई, जिसका मतलब ये पिछले वर्ष के उसी कंपैरेबल पीरियड से 21.82% ज्यादा कलेक्शन हुई डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। मित्रों, इन सारी चीजों का अर्थ क्या है? इन सारी चीजों का अर्थ यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज 10वें से 5वें स्थान पर जब बढ़ती है, तो वो केवल एक अर्थव्यवस्था का आंकड़ा नहीं है, वो असलियत में आम नागरिकों के लिए भी ग्रोथ और विकास में तब्दील होता है। जो प्रति व्यक्ति आय है पिछले 9.5 वर्षों में, वो लगभग दुगने हुए हैं। जो मिडिल क्लास की आय है, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोगों की आय है, वो लगभग 4 गुना बढ़ने का काम हुआ है। जो केंद्र की सरकार का सोशल सेक्टर और सामाजिक जनकल्याण के लिए जो खर्च हमारी केंद्र की सरकार करती है, वो 2014 में मात्र 6.6 लाख करोड़ था, आज वो बढ़कर 22.4 लाख करोड़ है। मतलब कि 3.3 गुना इतना सामाजिक जनकल्याण के लिए खर्च किया जाने वाला जो पैसा है, वो बड़ा है मोदी जी के राज में, और मोदी जी के शासनकाल में, और मोदी जी के सेवा काल में। और केवल ये पैसा बड़ा ही नहीं है, बल्कि इन पैसों को अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से जब ट्रांसफर किया गया, जब लोगों तक पहुंचाया गया, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन धन अकाउंट जैम ट्रिनिटी के माध्यम से जब इसको पहुंचाया गया, तो 25 लाख करोड़ जब लोगों के खातों में गए, तो 25 लाख करोड़ रुपए ही उन लोगों को मिले। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। कोई लुटेरा पंजा उन 85 पैसों को लूट लेता है। और यही अंतर है, यही अंतर है एक सरकार जो मिशन और विजन के साथ काम करती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए काम करती है, जो 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम करती है, जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ रफ्तार से लोगों को गरीबी से बाहर निकालती है, और एक दूसरी सरकार जो केवल कमीशन, करप्शन, डिस्ट्रप्शन, डिवीजन, एम्बिशन फॉर पोजीशन और डिसरप्शन के नाम पर केवल और केवल दल से दल मिलाने की चेष्टा तो करती है, परंतु दिल से दिल उनके नहीं मिलते। मैं इस विषय पर अपनी टिप्पणियों को यहीं पर समाप्त करूंगा। अन्य विषयों पर जो भी आपके सवाल होंगे या आपको इस विषय से जुड़े हुए कोई और सवाल पूछने होंगे, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज ही हो रही है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि इतनी बार मीटिंग होनी है, फिर कैंसिल हो जाती है, फिर होनी है, फिर कैंसिल हो जाती है। अच्छा है, लोकतंत्र में तो सभी को अधिकार है
कि चाहे वो लगभग 30, 35, 40 वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ ही क्यों ना रहे हो। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इतिहास ही इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ रहा। अब मोदी जी से घबराहट है, मिशन और विशन वाली सरकार से घबराहट है, तो एनसी और पीडीपी एक हो गए। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट, इनका तो कैसा रक्त रंजित इतिहास रहा है, इतने वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। अधीर रंजन जी की टिप्पणियों को मैं नहीं दोहराना चाहता ममता दीदी के बारे में, पर ये मिशन और विशन वाली मोदी की गारंटी का ही असर है कि जो जानी दुश्मन है बंगाल में, वो भी एक होते जा रहे हैं। और देखिए ना, केरल में भी जो बार बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, यूडीएफ और एलडीएफ, वो भी मोदी की गारंटी की वजह से, उसकी डर की वजह से, उसके भय की वजह से एक हो रहे हैं। परंतु इस एका में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग दल से दल तो मिला लेते हैं, फोटो में हाथ से हाथ तो मिला लेते हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिलते। मैं सुन रहा था मध्य प्रदेश में किस प्रकार की टिप्पणी अखिलेश यादव जी ने की थी कांग्रेस को लेकर कि ये सबसे चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस ने भी क्या कहा उनके बारे में। अभी 2 दिन पहले या कल या परसों केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 14 सीटें लड़ेंगे, 13 पंजाब में और 1 चंडीगढ़ में लड़ लेंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहीं पर भी वो नहीं आंकते हैं पंजाब में, ये इनका गठबंधन है। दिल्ली में जब शराब घोटाला होता है तो कार्रवाई होने पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, जो आमूमन ईडी और सीबीआई को अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ईडी सीबीआई ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के मामले में तो बिल्कुल सही कार्रवाई की। ऐसा इनका गठबंधन है। ऐसा गठबंधन है कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जगह इन्हीं की सरकारें हैं, दोनों पानी को लेकर लड़ रहे हैं। और अभी मैंने देखा कि पिनराई विजयन जी की पार्टियों ने यह सुझाव दिया है कि राहुल गांधी को वायनाड भी छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर आज ये मिलते हैं, इनका विशेष अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो मिले, पर कम से कम लोगों नहीं तो लोगों के लिए क्या मिशन और विशन लेकर जा रहे हैं उस पर कुछ चर्चा कर ले। नेता नहीं तो नीति पर कोई चर्चा कर ले। पिछली बार मिले थे मुंबई में तो और किसी बात पर तो सहमति नहीं हो पाई थी, केवल हिंदुओं को और सनातन को किस प्रकार से अपमानित करना है और कैसे उसको निशाने पर लेना है, इसी बात पर सहमति हुई थी। उम्मीद है कि आज ऐसी कोई बातों पर या देश को विभाजित करने वाली बातों पर कोई सहमति ना बने। देखिए, जब जनता का इस प्रकार का आशीर्वाद हो तो फिर विश्वास और आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है। ये जनता की वजह से ही आज आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष बाद भी मध्य प्रदेश में सबसे बड़े मार्जिन के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को रिपीट करती है तो ये पहली बार है मोहित जी कि राजनीतिक, मैं कह सकता हूं विश्लेषण की शब्दकोश में प्रो इनकम्बेंसी, हमने एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत सुना था, राजनीतिक जो महानुभव है वो हमेशा सरकारें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कैसे रिपीट नहीं होती ये विश्लेषण करते थे। आज ऐसा अवसर आया है कि 2014 के बाद उससे भी बड़े मार्जिन से 2019 में उत्तर प्रदेश में सरकार 33 साल बाद फिर से बनना, उत्तराखंड में एक हिस्टोरिक ट्रेंड को बक करते हुए सरकार बनना, गुजरात में 27 वर्ष बाद सरकार का बड़े से बड़े मार्जिन से बनना, गोवा में सरकार रिपीट होना, या चाहे अब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में रिपीट हो रही है, तो प्रो इनकम्बेंसी मतलब मोदी जी के काम को देखते हुए जो जनता का विश्वास बार बार मिलता है, इसके आधार पर ही इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है ये की गई है और ये जनता से प्राप्त किया गया विश्वास है।
देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी का या बीजेपी का विरोध करते करते आज विपक्ष, खासकर इंडी गठबंधन और राहुल गांधी किस स्तर पर उतर आए हैं। मतलब ये उनका लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन बन चुका है कि संवैधानिक पदों का बार बार अपमान करे। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति जी, जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो अधीर रंजन जी ने उनके पद का अपमान करते हुए राष्ट्रपत्नी कहा था। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रभारी अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू जी को इवल माइंडसेट का कहा था। जिस प्रकार से उसके बाद प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके प्रति मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी डैश डैश की मौत मरेंगे, उनके ओबीसी समाज, उनके परिवार तक को बख्शा नहीं गया था, उनको भी गाली गलौज और अपमानित करने का काम। और राहुल गांधी ने तो ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे कि उनको दोषी भी पाया गया कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पदों का अपमान करने के बाद जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति है राज्यसभा के, जो अध्यक्ष है राज्यसभा के, उनका जिस प्रकार से मखौल उड़ाना, यह बताता है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट, संविधान, पार्लियामेंट्री एथिक्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, इसकी कोई चिंता नहीं है इंडी गठबंधन को। ये इंडी गठबंधन शायद डिस्कशन नहीं, डिसरप्शन ही चाहता है। ये इंडी गठबंधन कंसेंसस नहीं, कॉन्फ्रंटेशन ही चाहता है। और ये इंडी गठबंधन केवल अपने दलों के हित को और पारिवारिक हितों को देश हित के ऊपर रखता है। इसलिए पार्लियामेंट को भी किस प्रकार से बंधक बनाने का काम, हॉस्टेज बनाने का काम हर सेशन में लगातार किया गया है और आज भी किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पार्लियामेंट में क्यों ऐसी नौबत आई कि ऐसे सांसदों को सस्पेंड किया जाए, उसका जीता जागता प्रमाण देने का काम कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने किया है। इसमें एक ही चीज जोड़ दूं कि जगदीप धनखड़ जी वैसे देश के इतने बड़े पद पर बैठने के बाद कोई कहां से आता है या किस पृष्ठभूमि से आता है ये नहीं देखना चाहिए, परंतु क्योंकि ये वही लोग हैं जो ओबीसी भी कहते रहते हैं। इनके एक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के विषय में और कुर्मी समाज के विषय में जो टिप्पणी तो की थी, आज जो निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण हरकत कल्याण बनर्जी ने की है, वो शायद भूल गए हैं कि ओबीसी समाज से आने वाले राजस्थान के सन ऑफ सॉइल आज उस उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है। आदिवासी राष्ट्रपति का मखौल, उपराष्ट्रपति जो ओबीसी शोषित वंचित समाज से आते हैं उनका मखौल, और फिर ये लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे लगता है देश की जनता देख रही है कि संवैधानिक पदों का भी और गरीब शोषित वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, उन लोगों का भी मखौल उड़ाने का अगर काम किया जाता है तो उनकी सामंती मानसिकता और अहंकारी सोच का परिचय आज मुझे मिलता है। और कम से कम राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो मांग ही नहीं चाहिए, परंतु उनकी पार्टियों को भी सोच विचार करना चाहिए कि क्या इस प्रकार का नेतृत्व होगा उनकी पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट के भीतर। और कोई विषय हो, वरना हम इस प्रेस वार्ता को यहीं समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।